ना परस्त इस कलम युसरा किस्त नंबर 11। हिजाब तुम सो जाओ, बच्चे अभी 1 घंटे बाद मिलेंगे। महविश ने नरमी से इसके ड्रिप लगे हाथों पर हाथ रखते कहा। हिजाब हल्का सा मुस्कुराए। महविश इसे लाख सुनाए लेकिन हिजाब ने कभी बुरा नहीं माना और अवलीन दिनों से जानती है महविश अपने भाई के लिए कितनी पॉजिटिव है। पता है हिजाब, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि बता नहीं सकती कब से मुझे इनका इंतज़ार था। महविश और भी बहुत कुछ बोल रही थी लेकिन हिजाब की पलकें भारी होने लगी। थकन की वजह से कब इस पर नींद गालिब हुई इसे पता ना चला, लेकिन नींद में भी इसे अपनी पेशानी पर धकता लम्स महसूस हुआ। फिर वो आवाज़, हाँ वो आवाज़ जो सुबह से इसने सुनी नहीं थी। हिजाब ने धीरे से आंखें खोली तो ये आवाज़ इसके कानों से टकराई। रुख मोड़ कर देखा तो वो सामने बच्चों के काट के पास झुककर इन्हें प्यार कर रहा था। मेरी जान आंखें खोलो, देखो आपके डैड आए हैं। हिजाब यकटक इसे देखे गई, जिसने बस एक पल को एक सर्द निगाह इस पर डाली और इस निगाह में क्या कुछ ना था। हिजाब की पूरी हस्ती थी बस इस एक निगाह में, नफरत नफरत और नफरत। वो कह रहा था इतनी मोहब्बत दूंगा कि माँ की कमी महसूस भी नहीं होगी। आखिर इसे नफरत जो है काफिर से और इसकी औलाद से, वो जो इसे धड़ल्ले से काफिर कहती थी, आज इसके मुंह से सुनकर न जाने क्यों दिल में एक दर्द की लहर उठी। दिल चीख चीख कर कह रहा था इतना रोए के सामने बैठा शख्स फिर तुम्हारे पैरों में आकर गिरे। अगर मोहब्बत ना होती तो इस दिन उसकी आंखों में नमी क्यों थी? वो अगर मोहब्बत थी तो आज तक हराम रिश्ते क्यों मनाता रहा है? हिजाब ने रुख मोड़ लिया। वो सब कर सकती थी लेकिन मर के भी किसी के आगे झुक नहीं सकती। अस्पताल में इसके माँ बाप इससे मिलने आए, बच्चों को प्यार किया और हिजाब को साथ ले जाना चाहा तो फबीहा ने कहा हम भी कुछ दिन की खुशी महसूस कर लें, फिर आप भले ले जाएं। बच्चों की आमद ने इनके लहजे में मिठास कूट कूट कर भर दी। आमना और तासीर साहब ने फिर जिद ना की, हिजाब से मिलकर घर चले गए। बच्चों को हयात साहब और महविश पहले ही घर ले गए। वो लेटी हुई थी कि इब्राज इसे खुद लेने आया। डैड, बच्चों को घर ले गए हैं, तुम्हें लेने आया हूँ। दादो भी गांव से आ गई हैं। इब्राज ने कहते ही इसके तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे हिजाब ने कुछ झिझक कर थामा और इसके सहारे लेकर घर आ गई। दादो को देखकर इसका मूड हमेशा से खुशगवार हो जाता। इस दफ़ा दादो हिजाब और महविश को बात करता देख बड़ी खुश हुई। बस एक उदास चेहरा वही था जिसकी नज़रें बेखुदी के आलम में हिजाब पर जमी हुई थी। हिजाब इन नज़रों से बेखबर नहीं थी, बल्कि जब भी वो इन नज़रों के ताकुम में देखती इसकी नज़रें मायूसी से वापस लौट आती, क्योंकि वो हम सफ़र इससे नज़रें फेर लेता। दादो ने बच्चों का नाम पन्निया और एहतशाम रखा था। एक छोटी सी तकरीब घर में रखी थी जहाँ हिजाब के माँ बाप, बहन भाई, दोस्त सबको इब्राज ने खुद इनवाइट किया था। रात का वक्त था। हिजाब ने अभी बच्चों को सुलाया था कि इब्राज ने कमरे में दाखिल होते ही पन्निया को उठाया। इतनी मुश्किल से सुलाया है, मत उठाओ इसे। हिजाब जो अभी एहतशाम को नहलाकर वाशरूम से निकली थी, इब्राज को पन्निया को उठाता देख चीख उठी। लहजे में गुस्से की कोई रमक नहीं थी, बस परेशानी थी। मैं देख लूँगा, वैसे अभी बच्चों से बेजार हो गई आप। मैंने मेड रखने का सोचा है। वो इसे तपाकर पन्निया को उठा चुका था। हाथ लगाए मेरे बच्चों को मुंह तोड़ दूंगी। गुस्से से इसे घूरते वो सर्द लहजे में बोली। इब्राज के होठों को मुस्कुराहट छू गई। इब्राज जहाँ बच्चों के लिए नरम दिल था, वहीं इसके लिए सर्द। अब तो बच्चों को पाकर वो इसे भूल चुका था। इब्राज की रूटीन बच्चों के आने के बाद काफ़ी बदल चुकी थी। वो कभी कभार ऑफिस चला जाता और रातों को अब घर ही रहने लगा था। कभी लैपटॉप लेकर कोई काम करता तो कभी बच्चों के साथ खेलता, और यही वजह थी कि एहतशाम ने माँ से पहले बाप को पुकारना सीखा, जो इब्राज ही इसे सिखाता। हिजाब एहतशाम के मुंह से डैडा सुनकर गुस्सा पीकर रह गई। यहाँ भी इसे यही लगा था जैसे वो इसे मात दे गया। हिजाब की रूटीन भी बच्चों के आने के बाद काफ़ी बदल चुकी थी और इसने इब्राज के कहने पर मेड भी रखी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी अटेंडेंस कम थी। मज़ीद छुट्टी करने पर इसे पेपर्स में बैठने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हिजाब ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। वो आम दिनों जैसा एक दिन था। हिजाब आमना के यहाँ गई थी। वापसी पर वो बाबा के साथ बच्चों को लेकर घर आ गई और अपने रूम में थी कि महविश को इसके आने का पता लगा। वो दौड़ती हुई इसके बैठने से पहले कमरे में आ गई। हिजाब, तुमने इतनी देर क्यों की? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बच्चे कार में ही सो चुके थे। वो इन्हें बेड पर लेटा रही थी कि महविश आकर बेड पर बैठ गई। मेरा क्यों, क्या हुआ? महविश के लहजे में बेताबी में हिजाब को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। राज़ी को कॉल की थी मैंने, उसने कहा तुम आज आओगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। महविश की आवाज़ एकदम भर आ गई, जैसे वो खूब रोना चाहती थी लेकिन ज़ब्त किए
बैठी थी। हिजाब को याद आया कल इब्राज ने कॉल करके पूछा था वो कब आ रही है। इसे बच्चों की बहुत याद आ रही थी और हिजाब जो खुश फहमी में मुब्तला थी कि इसे याद कर रहा होगा, गुस्से से बताकर कॉल ही काट दी। खैरियत? हिजाब ने इसका कंधा हिलाया और इसके साथ बैठ गई। तुम मुझे माफ़ कर दो हिजाब, मैं तुम्हारे साथ रहकर भी कभी समझ ना सकी जिस्म को छुपाना हमें कितनी गलीज़ नज़रों से बचाता है। वो एकदम फूट फूट कर रो पड़ी। हिजाब के हाथ पाँव फूल गए। इसे अपनी मासूम सी रानियाँ याद आ गई। तुम ठीक हो ना तुम? हिजाब ने दोनों कंधों से थामकर इसे झंझोड़ा। मुझे माफ़ कर दो हिजाब, कैफेटेरिया वाले वाक़ये में मैंने भाई का साथ दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत खौफ आता है जब इंसान की पकड़ होती है। मुझे कोई हक़ नहीं था। मैं तुम्हें रुखसती वाले दिन इतने सब लोगों के सामने। हिजाब ने इसे अपने साथ लगाया। वो हिचकियाँ लेकर रो दी। हिजाब ने इसकी पीठ सहलाई। न जाने क्यों इसकी आँखों में भी नमी तैरने लगी। इन दोनों की दोस्ती यूं के अव्वल दिनों से थी। महविश भूल जाओ, मैं भी भुला चुकी। अब तो याद भी नहीं। प्लीज़ इधर देखो, सच्ची मुझे याद भी नहीं। हिजाब का लहजा मोहब्बत भरा था। वो इस बात के लिए परेशान थी। हिजाब तो न जाने क्या-क्या सोच बैठी थी। वो खुदा का शुक्र कर रही थी इसकी सोच गलत साबित हुई, वरना एक बार फिर वो टूट जाती। सच्ची? वो हिजाब से अलग होकर बेयकीनी से बोली। मुच्ची? हिजाब मुस्कुरा दी। फिर राजी से बात क्यों नहीं करती? वो बच्चों की सी मासूमियत से आंसू पोंछते गोया हुई। लेकिन हिजाब की सवालिया नज़रें खुद पर जमी देख अपनी पुरानी टोन में बेखौफी से बोली। हाँ, मैंने महसूस किया है। वो मुझे पसंद कभी नहीं था। वजह तुम जानती हो। हिजाब ने हाथों को आपस में रगड़ा। महविश के सामने इसके भाई की बुराई इसे हमेशा महंगी पड़ी है। हिजाब की नज़रें झुकी हुई थी। कभी पास बैठकर महसूस करना, ना शराब की बू आएगी, ना नशे में धुत मिलेगा। महविश की बात सुनकर एकदम इसने नज़र उठाकर इसे देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। खूबसूरत मुस्कुराहट थी इसके होठों पर। वो गुस्सा, नफरत कहीं गायब हो चुकी थी। तुम मुझे भी माफ़ कर दो दादी, और तुमसे मैंने। इट्स ओके मेरी जान, हिजाब की बात काट कर महविश ने बोला। हिजाब ने इसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया, वो भी राजी की तरह, बिला खौफो झिझक। जो दिल में होता वही मुंह पर। न जाने क्यों इसके दिल से दुआ निकली, काश वही इब्राज वापस आ जाए। कमरे में जहाँ पहले महविश के रोने की आवाज़ थी, अब वहीं दोनों की हंसी गूंज रही थी। महविश की माफ़ी के बाद इब्राज जो थोड़े बहुत तंज करता था, अब वो भी बंद हो गए। वो तकरीबन खामोश रहता। इसकी रूटीन भी अजीब हो चुकी। सुबह से रात तक ऑफिस, और वापस वापस से 9 बजे तक। खाना खाकर वो 10 बजे तक सो जाता। फिर रात को 2-3 बजे उठकर न जाने कहाँ जाता। हिजाब खुद फजर पढ़ के सो जाती और 8 बजे उठती। तब तक इब्राज भी ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करता। वो इसके कपड़े रात को ही प्रेस करके रख देती। हिजाब को पल पल ये बदलता इब्राज काटने को दौड़ता। इसकी बेरुखी देख इसे खुद के बजाय इब्राज पर ही गुस्सा आता। संडे का दिन भी वो सोकर गुजारता। इतनी नींद तो हिजाब ने पूरी ज़िंदगी नहीं की जितनी वो करता। कभी कभी इसका दिल चाहता पानी की बाल्टी भर के इसके सोए बेखबर वजूद पर डाले, लेकिन बड़े लोगों के चौंचले इतने अमीर और घर में बाल्टी तक नहीं, क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का। गुस्से में कभी कभार इसका दिल चाहता इब्राज हयात के ऑफिस को ब्लास्ट करके उड़ा दे। मम्मा मेरी बात सुनो, 5 साला परनिया सुबह से इसे तंग कर रही थी। इब्राज ने इन्हें सर पर चढ़ाया हुआ था। दोनों बच्चों को खुद की ऐसी आदत लगाई थी कि स्कूल से आते ही हिजाब का सर खाते। क्या डैड का नंबर मिलाओ। हिजाब ने एक सख्त निगाह इस पर डाली और चाय का कप लेकर बाहर गार्डन में आ गई, जहाँ हयात साहब एहतशाम के साथ बैठे लड्डू खेल रहे थे। दोनों बच्चों में पूरे घर की जान थी। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। सना का निकाह हो चुका था और रुखसती अगले माह थी। जवेरिया और महविश भी अपने घरों की हो चुकी थी। दोनों अक्सर इससे मिलने आती। दोनों अपने घरों में बेहद खुश थीं। बस एक नाखुश थी तो वो खुद। इब्राज ने जहाँ दिन रात की मेहनत से बिजनेस को बुलंदियों तक पहुँचाया, वहीं हिजाब को खुद से बहुत दूर कर दिया था। ऐसे कि वो इससे बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचती। इब्राज का लहजा हमेशा नरम होता। ना वो शोखी थी, ना वो तंज, और ना बुजुर्गों वाला इब्राज इसे जहर लगता। और ये बुजुर्गों वाला इब्राज इसे जहर लगता। संजीदा सा जो ज़िंदगी का एक एक पल सोचकर गुजारता। टाइम का इंतहाई पाबंद। अपने बिजनेस के आगे इसे कुछ दिखता ही नहीं। डैड ये चाय। हिजाब ने हाथ साहब की तरफ चाय का कप बढ़ाया। अब वो भी इब्राज की तरह इन्हें डैड और फबिया को मॉम कहती थी। थैंक यू बेटा, आप क्यों उदास हो माय डॉल। हिजाब से कहते उन्होंने आखिर में परनिया का मुरझाया चेहरा देखकर कहा। सी इज़ नॉट लिसनिंग। अपनी माँ को देख परनिया ने खफकी से कहा। डैड फजूल की ज़िद है इसकी, रोज़ बस बाप से बात करनी है, जिसने इनकी फ़िक्र ही नहीं। न जाने क्यों आज इसे गुस्सा आ गया। हयात साहब का लिहाज किए बगैर इसने परनिया का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ ले गई। पीछे से परनिया चिल्लाती रही, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। हिजाब ने अंदर आते ही इसे बाप का नंबर मिलाकर दिया और ख़ुद किचन में चली गई। अपना गुस्सा पटक पटक कर वो बर्तनों पर निकाल रही थी। मुलाजमा खामोशी से इसकी एक एक हरकत देख रही थी। यस डैड। इब्राज ने फ़ोन लाउड स्पीकर पर रखा। इसकी उंगलियां मुसलसल कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी। राजी कहाँ हो। हयात साहब को हिजाब की बात सुनकर बेटे पे शदीद गुस्सा आया। उन्होंने फ़ौरन इससे इसे कॉल मिलाई।
دکان پر حلوہ پوری بیچ رہا ہوں، پارسل کروں؟ اس کے غصے سے بھری آواز نے حیات صاحب کی پیشانی پر بل نمایاں کیے۔ اولاد کی فکر کرو جو تمہارے پیچھے روتی رہتی ہے، انہیں ٹائم دو۔ سم گوئنگ ٹو یو اینی تھنگ ایلس؟ ابراز نے مصروف سے انداز میں کہہ کر جواب نہ پا کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف حیات صاحب کی پریشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ آج پہلی دفعہ انہیں گلٹ ہوا تھا اپنے کیے پر۔ ڈیڈ! پرنیا بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی جہاں سے ابھی ابراز داخل ہوا تھا۔ صبح سے وہ اپنے ڈیڈ کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ڈیڈ کی جان بریف کیس صوفے پر اچھالتے اس نے پرنیا کو اٹھا کر اس کے گال چومے۔ وہ ہو بہو اس کی کاپی تھی، لیکن سفید رنگت حجاب پر گئی تھی۔ ڈیڈ، مما صبح سے نہیں سن رہی۔ کیا نہیں سن رہی؟ ہمیں بتاؤ، آپ نے کال کی تھی؟ سوری، میں میٹنگ میں تھا۔ اس کی معصوم شخصیات پر ابراز کے ہونٹوں اس کی معصوم شکایات پر ابراز کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ حجاب اس کی بھی نہیں سنتی۔ آئی ڈونٹ لائک دیٹ ڈرائیور، پرنیا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ سے اگین؟ ابراز نے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا امکان دے رہی تھی۔ آئی ڈونٹ لائک ہم۔ کیوں؟ پرنیا کا چہرہ ڈرائیور کا نام لیتے مرجھا جاتا۔ یہ ابراز نے اس کے چہرے کے بدلتے زاویے سے اندازہ لگایا۔ وہ خوفزدہ بھی تھی۔ ابراز کے اندر اس کی حالت دیکھ لاوا پھٹ رہا تھا۔ ڈیڈ، وہ گندے لگتے ہیں۔ شیام بھائی نہیں ہوتے نا تو کہتے ہیں میں آپ کو پیار کرتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور یہاں ہاتھ ابراز کی اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی رگیں تن گئی، آنکھوں کی لالی پل پل بڑھتی جا رہی تھی، اور پرنیا کو نیچے اتار کر جانے لگا کہ یکدم اسے باہر سے باسکٹ بال سے کھیلتا احتشام اندر آتا دکھا۔ وہ پرنیا کا ہاتھ پکڑتا باہر کی طرف چلنے لگا، ساتھ احتشام کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ وہ باسکٹ بال پھینکتا باپ کے پیچھے دوڑا۔ پرنیا کا ہاتھ چھوڑتے ابراز سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا جہاں ڈرائیور اور چوکیدار بیٹھے تھے۔ ڈرائیور کو مزے سے چائے پیتا دیکھ ابراز کی پیشانی کے بل مزید بڑھ گئے۔ حرامزادے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ کمینے، معصوم بچی کو ہوس بھونک کتے پی چپ کیوں ہے؟ میری بچی کے سامنے کیسے بھوکا تو؟ بھوکا تھا۔ ابراز نے اسے گربان سے پکڑ کر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ احتشام اور پرنیا خوف سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ کبھی باپ کو اونچی آواز میں بھی بولتا نہیں دیکھا، اور اب گٹر کے کیڑے تم جیسوں کی وجہ سے ماں باپ کی گود اجڑ جاتی ہے۔ معصوم بچیوں پر وار کرتے ہو، ذلیل انسان، کتے سے بدتر ہے تو۔ بھونک نا اب۔ ابراز نے پے در پے لاتیں اس کے منہ پر دے ماری۔ اگر چوکیدار بیچ میں نہ آتا تو آج وہ اس کی جان لے لیتا۔ بس بیٹا چھوڑ دو، وہ مر جائے گا۔ بابا اسے پولیس کے حوالے کریں، آج کے بعد اسے یہاں دیکھا تو خدا کی قسم یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ سرد لہجے میں دھاڑا۔ احتشام اور پرنیا خوف سے کانپ اٹھے۔ یہ حشر کرو گے تم ان لوگوں کا جو تمہاری بہن کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے ہاتھ لگاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سمجھے؟ احتشام کا ہاتھ سختی سے تھامے وہ سرد لہجے میں بولا۔ احتشام نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بچہ نہیں تھا جو ان باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ حجاب نے دونوں کو ان چیزوں سے آگاہ کیا ہے۔ کسی اجنبی کے ساتھ نہ جانا، کبھی پاس بلائے بٹھائے تو فوراً ماں کو بتانا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اب وہ پرنیا کے بال سمیٹے نرمی سے بولا۔ ماما کو بتایا تھا، وہ نہیں سنتی۔ پرنیا ابراز کے گلے لگ گئی۔ جہاں باپ کو سخت دیکھ کر رونا آ رہا تھا، وہیں نرمی دیکھ کے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کل صبح انہیں بتاؤ گی اور کہنا مجھے ڈرائیور انکل کے ساتھ اسکول نہیں جانا۔ بات یہاں سے شروع کرو گی۔ اور ڈیڈ سے ڈرتے نہیں، اور ان برے لوگوں کے لیے غصے والے ہیں، آپ کے لیے نہیں میری جان۔ وہ اس کے گال چومتا نرمی سے بولا۔ وہ جانتا تھا آج اس کا غصہ پرنیا کو رلا گیا۔ مما، مجھے ڈرائیور انکل کے ساتھ نہیں جانا۔ پرنیا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر ایک پل کو اس کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ خوف کی گہری لکیر اسے اپنی بیٹی کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ کیوں بیٹا، انکل نے ڈانٹا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے مجھے پیار کرتے ہیں۔ اور وہ اس کے ہاتھ لرز اٹھے۔ ہاتھوں میں تھامی ناشتے کی ٹرے گرتے گرتے بچی۔ میں تو آپ کو پیار کرتا ہوں نا رانیہ بیٹا۔ پرانی یاد نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اور کیا؟ لال ہوتے غصے بھری آنکھوں سے حجاب نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بیٹی نہ جانے کیا کہنے والی تھی۔ اس نے ناشتے سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ مجھے یہاں ہاتھ لگاتے؟ پرنیا نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اب کے غصے سے کہا۔ وہ معصوم ان باتوں سے انجان اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر رہی تھی، جیسے ڈرائیور کا عمل اسے اچھا نہیں لگا۔ مجھے ان سے ڈر بھی لگتا مما اب کہ پرنیا آ کر اس کی ٹانگوں سے چپک گئی۔ اس نے پلک جھپکائے بغیر جھک کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یا میرے خدا، کون سی بھول ہوئی مجھ سے؟ میرے کس عمل کے بدلے تو نے مجھے ایسے جہنم میں ڈال دیا؟ جیسے مالک ویسے نوکر۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھوں؟ کیا مجھے؟ ہاں، ایک یہی راستہ ہے میرے پاس۔ تیز چلتی
धड़कनों को संभालते इसका दिल रो रहा था। अब एक ही रास्ता था इसके पास। इसने झुककर पन्निया के गाल चूमे। आप बैठ के भाई के साथ नाश्ता करो, मैं आती हूँ। घबराना नहीं मम्मा है ना। वो इसका गाल थपक कर तेजी से उठकर अपने कमरे में चली आई। सामने ही इब्राज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। ब्लैक सूट में मलबूस वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो धीमे कदम उठाती इसके पीछे आन खड़ी हुई। इब्राज इसकी मौजूदगी महसूस करते ही हैरत से पीछे मुड़ा। क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। नजरें झुकाए हाथों को आपस में मसले वो इसे परेशान लगी। करो बेनियाजी से कहते हुए मुड़ा और ड्रेसिंग पर रखा। फ़ोन और वॉलेट उठाया। इसे यकीन था वो पन्निया की बात करने आई है। ड्राइवर को निकाल दो, इसकी जगह कोई। क्यों? जितनी तेज़ी से इसने अपना ख़दशा बयान किया, उसी तेज़ी से इब्राज़ पीछे मुड़ा। वो सही आदमी नहीं। इसकी नज़रें, हरकतें इससे पहले कि वो पन्निया सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ खामोश कमरे में गूंजी। इब्राज़ ने सख्ती से इसके बाजू को जकड़ते खुद से करीब किया। इतना करीब कि इसकी बीवी इसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तुम समझती क्या हो खुद को? आसमान से उतरी परी हो? हर मर्द तुम्हारा दीवाना है। तुम्हें देखने के अलावा किसी को कोई काम नहीं। गुस्से से कहते इसने झटके से हिजाब को बेड पर फेंका और साइड से पानी का भरा गिलास अपने हलक से उतारा। हिजाब संभल कर बेड पर बैठ चुकी थी। इसी रवैये की उम्मीद थी इसे। वो पलक झपकाए बगैर इसकी एक एक कार्रवाई देख रही थी। इस वक्त गुस्से से इसकी दिमाग की रगें फट रही थी। खाली गिलास रखने के बजाय इसने पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा और इसके साथ बेड पर इसके सामने आ बैठा। इसके बेहद करीब थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा किया। अपने बारे में क्या कहना है तुम्हारा? बहुत पारसा होना क्या किया अब तक? बोलो। बीवी के होते हुए तुम्हारा शोहर बाहर मुंह मारता फिरता है। शदीद नफरत करता है तुमसे कि इसके दिल में जगह ना बना पाई तुम। जैसी पैरसा लड़कियां तो दिन रात एक करके शोहर के दिल में घर बनाती हैं। तुमने अब तक क्या किया बोलो? या किसी मोजज़े का इंतजार था? तुम्हारा शोहर तुम्हारे पैरों में आन गिरेगा? वो हंसा, जहर खुंदी हंसी। मैं तुम्हें शोहर मानती ही नहीं तो इंतजार कैसा? और ना लगे और ना ही कोई मुआवज़ा होना। अम, वो अल्लाह मेरा तुमसे हिसाब लेगा। इसकी आंखों में देखते बेखौफी से बोली। इसकी इन्हीं बातों से इब्राज के दिल में इसके लिए नफरत मजीद बढ़ जाती। आखिर अपना ठुकराना कहाँ कबूल था उसे। तुम्हें लगता है तुम बहुत मासूम हो, मैं जालिम हूँ। दिलों का हाल जुल्म करता हूँ तो दिलों का हाल अल्लाह जानता है। तुम मैं जालिम हूँ, जुल्म करता हूँ तो एक बात याद रखना, अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है और अल्लाह को वो औरतें नहीं पसंद जो मौत मांगती हैं। कहते साथ इसने किसी बेकार शय की तरह इसे छोड़ा और उठकर जाने लगा, वरना यकीनन आज वो इसे कत्ल कर देता। तुमसे हर हिसाब ले अल, देखना अल्लाह तुमसे हर हिसाब लेगा। तुम रसवा होगे, मेरे एक एक आंसू का तुमसे हिसाब लेगा। मैं देखूंगी तुम तड़पता हुआ, रोता हुआ, खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन देखना इसे भी तुम पर रहम नहीं आएगा। तुम खुआर होगे, दर दर जाकर इसे ढूंढोगे, माफ़ी मांगोगे, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तुम इस दुनिया में उसे ढूंढते रहोगे, लेकिन अफसोस वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम जैसे लोगों का नहीं होता। तुम काबिल भी नहीं कि उसके सामने सर उठा सको। तुम हराम खाते हो, हराम पीते हो, हराम रिश्ते बनाते हो, हलाल तुम जैसों के लिए नहीं। वो पीछे से रोते हुए इसे बद्दुआएं दे रही थी, लेकिन इब्राज को परवाह कहाँ थी। इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो यकीनन इसके लिए बहुत अहम थी। हिजाब आंसू वो पोंछते उठ खड़ी हुई। वो खुद बच्चों को छोड़ आएगी, यही सोचकर वो बच्चों के पास आई तो मुलाजमा ने इसे एक लड़की की आमद की खबर दी। हिजाब बच्चों की को लेकर बाहर आ गई। इसने रक्शे में जाने का सोचा था। जब इस बेहिस को फिक्र नहीं तो इसकी दौलत पर भी वो लानत भेजती है। मैम सर ने कहा है कुछ दिन में इन्हें स्कूल ड्रॉप कर दूं जब तक न्यू ड्राइवर नहीं आता। वो लॉन्च में आई तो इब्राज की रिसेप्शनिस्ट वहाँ मौजूद थी। वो एक दो दफ़ा इब्राज के ऑफिस महविश और इसके हस्बैंड के साथ गई थी, जो अक्सर इन दोनों के साथ जिद करके आउटिंग के लिए जाते। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट हमेशा इससे अच्छे से मिलती। ड्राइवर हिजाब की हल्की सी आवाज़ में मुश्किल एहतशाम सुन पाया। इस वक्त इसकी सोचें कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही थी। डैड ने इसे कल मारकर भगा दिया, एहतशाम ने कहा और पन्निया का हाथ पकड़ के इसके साथ चल दिया। पीछे हिजाब सोचती रह गई, क्या वो हर चीज़ से इससे पहले से बाखबर है? एक बार फिर आंखों में तैरती पानी ने बाहर का रास्ता ढूंढा और इसके गाल भिगो गया। हिजाब बेचैनी से पन्निया का इंतजार करने लगी और इसके आते ही सारी बात पूछी, जिसे सुनकर हिजाब ने इसे दीवानावार चूमा और अपनी कमअक्ल गुस्से पर मातम किया जो हर बार इसे फंसाती। हाँ, आज फिर मुंह मारने जा रहे हो? हिजाब को सुबह का पड़ा थप्पड़ अभी भूला नहीं था, ऊपर से इसका इग्नोर करना अब बर्दाश्त से बाहर था। वो रोज़ रात को इसी तरह फ्रेश होकर कहीं मुंह मारने जाता और वो पीछे से ना चाहते हुए भी सिसकती रहती। सिर्फ मुंह मारता हूँ ना, ऐसा ना हो तुम्हारी ये बेइतनाई देखकर किसी दिन दूसरी शादी कर लूँ। वो मिरर में इसे देख
देखता हुआ बोला, जो बैक ग्राउंड से टेक लगाए पन्निया को अपने सीने से लगाए, इसके पेट थपक रही थी। इसे देखते ही हिजाब ने नजरें फेर लीं। वो कदम कदम उठाता इसके पास आया, झुककर पन्निया के गाल चूमे। इब्राज का सर हिजाब की ठोड़ी से मिस हुआ। डोंट बी जेलस बेबी, इट वॉज योर चॉइस। वो तंजिया मुस्कुराहट होंठों पर सजाए सीधा होकर जाने के लिए पलटा। पीछे से वो शेरनी गुस्से से चिल्लाई, मरो तुम, अकेले मज़ा नहीं आएगा। क्यों भूल जाती हो, जहन्नुम में साथ जाएंगे, तुम नाफरमान बीवी बनकर, मैं नाफरमान शोहर। जाते जाते वो इसे अच्छा खासा सुलगा चुका था। पीछे हिजाब इसे बदुआओं से नवाजती रही, जो इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके पुरसुकून था। सुबह बच्चों के जाने के बाद इसे एक लेटर वसूल हुआ, जिस पर भेजने वाले का नाम देखकर जहाँ इसे खुशी हुई थी, बेयकीनी थी, वहीं तहरीर पढ़ के हैरानी हुई। मुझे यकीन है ये ख़त पढ़ के मेरी बरसों पुरानी हिजाब, जो दुनिया की भीड़ में खो चुकी है, मुझे मिल जाएगी। जारी है।